ये हेलो एल्केन की जो रासायनिक अभिक्रिया थी, कल हम बता रहे थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये दो प्रकार से संभव है, यानी इसकी जो क्रिया विधि है वो दो प्रकार की होती है। पहली है एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 और दूसरी है द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये जो अभिक्रिया है एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो ये क्रिया विधि है, इस क्रिया विधि में जो संपूर्ण अभिक्रिया है वो दो पदों में संपन्न होती है। पहले पद में क्या होता है, प्रथम पद में क्या होता है, ये जो हेलो एल्केन है, इस हेलो एल्केन में कार्बन और हेलोजन के बीच बंध टूटता है। बंध जब टूटेगा तो हम जानते हैं विद्युत ऋणता हेलोजन की ज्यादा है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की ओर चले जाते हैं, जिससे R+ और हैलाइड आयन प्राप्त होता है। ये प्रथम पद है, यानी जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है, इस क्रिया विधि के अनुसार यह अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, इसमें कार्बन और हेलोजन के बीच बंध टूटता है, विषमांश टूटता है, कार्बनिक सिरे पर प्लस और हेलोजन पर माइनस, यानी ये तो है हैलाइड आयन। और ये जो नई स्पीशीज प्राप्त हुई है जिसमें कार्बन के ऊपर धन है, प्लस है, ये कहलाएगा कार्ब धनायन। यानी पहले पद में कार्ब धनायन का निर्माण होता है। यह पद मंद गति से होता है। मंद क्यों होगा, क्योंकि यहाँ बंध विदलन है, बंध टूट रहा है, तो बंध का जो विदलन होता है वो मंद होता है, तो ये मंद गति से होगी ये क्रिया। जो दूसरा पद है, अब आगे देखिए क्या होगा, द्वितीय पद। द्वितीय पद में क्या होगा, ये जो कार्ब धनायन है, इससे आक्रमणकारी नाभिक स्नेही जो दूसरा है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, ये अब कार्ब धनायन पर आक्रमण करेगा और इनके बीच बंध का निर्माण हो जाएगा, यानी क्या बन गया, उत्पाद। ये जो द्वितीय पद है, इसमें धनायन और ऋणायन आपस में मिल रहे हैं, यानी यह पद तीव्र गति से होगा। तो आप देखिए प्रथम पद में एल्किल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन के मध्य विषमांश वितरण हुआ, कार्ब धनायन का निर्माण हुआ। दूसरे पद में इस कार्ब धनायन पर जो नया नाभिक स्नेही है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, वो जुड़ता है और उत्पाद बनता है। हमारी अभिक्रिया संपन्न हो चुकी है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि उत्पाद बन गया। अब यहां देखिए सब प्रश्न ये उठा कि इसका नाम, इस क्रिया विधि का नाम, ये जो क्रिया विधि है पूरी, ये सब अभिकारक है, वो उत्पाद है। इस क्रिया विधि का नाम एक अणु क्यों रखा गया, तो आप देखिए आपको पता लगेगा। मैं आपको समझाता हूं कि कोई भी अभिक्रिया यदि एक से अधिक पदों में संपन्न हो, कोई भी अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न हो, तो जो वेग निर्धारक पद होता है वो होता है मंद
यानी कम गति से, मंद गति से चलने वाला पद, जो धीमी गति से जो अभिक्रिया चलेगी वही वेग का निर्धारण करेगी। अब देखिए यह अभिक्रिया दो पदों में हो रही है, तो इस अभिक्रिया का वेग कितना होगा उसका निर्धारण मंद गति से चलने वाला पद करेगा। यानी यह हमने पहले भी पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में कि कोई भी अभिक्रिया जब एक से अधिक पदों में संपन्न होती है तो अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद होता है वो मंद गति वाला होता है। जैसे आप देखिए ये 4 धावक हैं, दौड़ने वाले हैं, ये रिले दौड़ कर रहे हैं। यहां से एक धावक मशाल लेके चल रहा है, वो दौड़ेगा, दूसरे को देगा, दूसरा वहां से दौड़ेगा, तीसरे को मशाल देगा, तीसरा दौड़ेगा, वो चौथे को देगा और चौथा पहुंचेगा मंजिल पर। और ये दूसरी टीम है, ये भी धावक हैं। अब साहब इन चारों में से, ऊपर की जो टीम है, इन चारों में से जो सबसे कम गति से दौड़ेगा, जिसका वेग या जिसकी चाल सबसे कम होगी, उसी के ऊपर हार और जीत का निर्धारण होगा। यदि वो ज्यादा धीरे दौड़ेगा तो हार जाएगी ये टीम, और तेज दौड़ेगा तो जीत जाएगी। अर्थात यहाँ हार जीत का निर्धारण सबसे कम गति से दौड़ने वाला धावक करता है। इसी प्रकार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यदि एक से अधिक पदों में संपन्न होती है तो मंद गति से चलने वाला जो पद होता है वो वेग निर्धारक पद होता है। अब आप देखिए यहाँ वेग निर्धारक पद प्रथम पद है, और इस प्रथम पद में केवल एल्किल हैलाइड भाग ले रहा है, केवल एल्किल हैलाइड भाग ले रहा है, उसके अलावा और कोई अन्य क्रिया कारक या अभिकारक नहीं है, केवल एल्किल हैलाइड है, यानी केवल एक अणु है। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या रख दिया, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे निर्भर करेगा, क्योंकि यहाँ अभिकारक केवल एल्किल हैलाइड है। तो इस अभिक्रिया में जो मंद पद है उसमें अभिकारक केवल एल्किल हैलाइड है, केवल एक ही अभिकारक है, इसलिए अभिक्रिया का नाम क्या दे दिया, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, यदि आपसे बोर्ड के पेपर में ये पूछ लिया जाए कि एल्किल हैलाइडों की एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाइए, तो आपको ये दोनों पद लिखने हैं। पहले ये पद है मंद गति का है, ये द्वितीय पद है तीव्र गति का है, और आप नीचे लिख सकते हो कि यहाँ जो मंद गति वाला पद है ये वेग निर्धारक पद है, और जो वेग निर्धारक पद है उसमें केवल एल्किल हैलाइड भाग ले रहा है, एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि एक है, इसलिए इसको नाम दिया है एक अणु नाभिक स्नेही। देखिए एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने देखा कि प्रथम जो पद है, जो मुख्य पद है, वेग निर्धारक पद है, मंद गति से चलने वाला पद है, उसमें कार्ब धनायन का निर्माण हुआ है। अब आप देखिए एक तो एल्किल हैलाइड ये है, एक एल्किल हैलाइड ये है, एक एल्किल हैलाइड ये है, और साथ एक एल्किल हैलाइड ये है। यहां 3 डिग्री कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है,
ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है, क्योंकि यह हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह हैलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, यह 1 डिग्री बोलिए आप, और ये मेथिल हैलाइड है। यदि यह एल्किल हैलाइड, मेथिल हैलाइड, ये यदि अभिक्रिया में भाग लेगा तो प्रथम पद में मेथिल कार्बोधनायन का निर्माण होगा। यदि ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड अभिक्रिया में भाग लेगा तो प्रथम पद में प्राथमिक कार्बोधनायन का निर्माण होगा। यदि द्वितीयक एल्किल हैलाइड अभिक्रिया में भाग लेता है तो प्रथम पद में द्वितीयक कार्बोधनायन का निर्माण होगा, और यदि तृतीयक एल्किल हैलाइड अभिक्रिया में भाग लेगा तो प्रथम पद में तृतीयक कार्बोधनायन का निर्माण होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है कि जो तृतीयक कार्बोधनायन होता है वो अधिक स्थायी होता है, इसमें अति संयुग्मन अधिक है, इसलिए यह अधिक स्थायी है। तो सबसे ज्यादा स्थायी होता है 3 डिग्री यानी तृतीयक कार्बोधनायन, उससे कम स्थायी होता है 2 डिग्री कार्बोधनायन, इससे भी कम स्थायी है 1 डिग्री कार्बोधनायन, और इससे भी कम स्थायी है मेथिल कार्बोधनायन। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को ध्यान से आपको पढ़ना है, इसमें से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आप देखिए ऊपर जो श्रेणी मैंने लिखी है ये तो एल्किल हैलाइडों की है, और नीचे जो मैंने श्रेणी लिखी है ये इन एल्किल हैलाइडों से प्राप्त कार्बोधनायनों की है। चूंकि हम जानते हैं कि मेथिल कार्बोधनायन से ज्यादा स्थायी 1 डिग्री कार्बोधनायन होता है, 1 डिग्री कार्बोधनायन से ज्यादा स्थायी 2 डिग्री कार्बोधनायन होता है, और 2 डिग्री कार्बोधनायन से अधिक स्थायी होता है 3 डिग्री कार्बोधनायन। अब मैं आपको बताता हूं, जो कार्बोधनायन अधिक स्थायी है उसका निर्माण शीघ्र होता है, उसका निर्माण शीघ्र होता है। अब देखिए सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? 3 डिग्री कार्बोधनायन। तो यदि हम अभिक्रिया में तृतीयक एल्किल हैलाइड लें तो उससे बड़ी जल्दी 3 डिग्री कार्बोधनायन प्राप्त होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा क्या होता है? स्थायी। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड से शीघ्र ही 3 डिग्री कार्बोधनायन का निर्माण हो जाएगा, और 3 डिग्री कार्बोधनायन द्वितीय पद में नाभिक स्नेही के साथ जुड़कर तुरंत उत्पाद बनाएगा। अर्थात जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं वो SN1 अभिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा क्या होते हैं? क्रियाशील। उससे कम क्रियाशील ये है, उससे कम ये, और सबसे कम ये। यानी ये जो क्रम है वो क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे आप देखिए, मेरी बातों को सुनिए आप तरीके से। एक प्रश्न आ गया
कि द्वितीयक एल्किल हैलाइड से ज्यादा क्रियाशील होता है तृतीयक एल्किल हैलाइड। कौन से अभिक्रियाओं के प्रति? एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति। या ऐसे प्रश्न पूछ ले कि एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति द्वितीयक एल्किल हैलाइड की तुलना तृतीयक एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होता है, क्यों? तो उत्तर हम लिखेंगे कि द्वितीयक एल्किल हैलाइड से 2 डिग्री कार्ब धनायन का निर्माण होगा, जबकि तृतीयक एल्किल हैलाइड से 3 डिग्री कार्ब धनायन का निर्माण होगा। 3 डिग्री कार्ब धनायन ज्यादा स्थायी होता है, अर्थात इसका निर्माण शीघ्र होगा, ये जल्दी प्राप्त होगा बजाय 2 डिग्री कार्ब धनायन से। ये जल्दी प्राप्त होगा तो तुरंत ही नए नाभिक स्नेही के साथ क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करेगा। ये थी एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये जो बोर्ड पे इस समय जो लिखा हुआ है ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप देखिए एक और मैं आपको बताता हूं। धनायन है, ये कार्ब धनायन, कार्ब धनायन जो प्रथम पद से प्राप्त है, और ये नाभिक स्नेही आक्रमणकारी अभिकर्मक है। और ये जो कार्ब धनायन है ये आप मानिए, विचार करिए, इस एल्किल हैलाइड से प्राप्त हुआ है, या बंध टूटा है जिसके फलस्वरूप ये प्राप्त हुआ है। अब जब इस कार्ब धनायन से ये नाभिक स्नेही आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ेगा तो ये उस दिशा से भी जुड़ सकता है जिधर से पहले Br जुड़ा हुआ था, या इसके विपरीत दिशा से भी जुड़ सकता है। तो देखिए आप CH3C CH3 CH3OH। अब जो उत्पाद प्राप्त हुआ है उसका विन्यास इस प्रकार है कि यहाँ नया आक्रमणकारी अभिकर्मक उसी दिशा से जुड़ा हुआ है जिधर से पुराना नाभिक स्नेही जुड़ा हुआ था, या ऐसा उत्पाद भी प्राप्त होगा। आप देखिए इस उत्पाद है वही, परंतु इस उत्पाद में इसका विन्यास देखिए, इस विन्यास में जो नया आक्रमणकारी अभिकर्मक है, नाभिक स्नेही आक्रमणकारी अभिकर्मक, वो पुराने नाभिक स्नेही के विपरीत दिशा से जुड़ा हुआ है। अर्थात इस द्वितीय पद में जो आपको उत्पाद प्राप्त होगा उस उत्पाद में कुछ इस विन्यास के अणु होंगे, कुछ इस विन्यास के। यह मिश्रण रेसिमिक मिश्रण कहलाएगा। यानी जब कार्ब धनायन से नाभिक स्नेही आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ता है तो जो उत्पाद प्राप्त होगा उस उत्पाद में कुछ अणुओं का विन्यास इस प्रकार होगा कि नाभिक स्नेही उसी दिशा से जुड़ा हुआ है जिधर से पहले वाला नाभिक स्नेही जुड़ा हुआ था या हैलोजन जुड़ी हुई थी, और कुछ अणु ऐसे भी प्राप्त होंगे जिसमें नया नाभिक स्नेही
पहले जो हैलोजन जुड़ी हुई थी उसके विपरीत दिशा से जुड़ा हुआ है। यह मिश्रण रेसिमिक मिश्रण के नाम से जाना जाएगा। देखिए एल्किल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया थी वो उनकी दो क्रिया विधि होती हैं, दो प्रकार से संपन्न होती हैं। पहली जो थी वो थी एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1, और जो दूसरी है वो है द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2। आप देखिए ये एक हेलो एल्केन है क्लोरोमेथेन, ये नाभिक स्नेही आक्रमणकारी अभिकर्मक है। OH माइनस लिख लो या फिर आप ऐसे करो इसको NU माइनस कर दो और इसको आप लिखना चाहो तो RH लिख दो। ये तो है एल्किल हैलाइड और ये है साहब आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। और हुआ क्या कि ये जो बंध है ये ध्रुवीय प्रकृति का है, R के ऊपर प्लस X के ऊपर माइनस, तो इस नाभिक स्नेही ने हैलाइड आयन को प्रतिस्थापित कर देगा, RNU उत्पाद बन जाएगा और यह बाहर निकल गया X माइनस अवशिष्ट समूह। ये तो एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब यही अभिक्रिया दो प्रकार से संपन्न हो सकती है। पहला प्रकार मैंने अभी समझा दिया था, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसमें जो क्या था, प्रथम पद में ये बंध टूटा था, कार्ब धनायन बना था, और दूसरे पद में कार्ब धनायन से आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ा था। परंतु अब हम दूसरे प्रकार की क्रिया विधि पढ़ रहे हैं, नाम है उसका द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अब देखिए आप समझो ये क्या है। इसके अनुसार यह क्रिया एक ही चरण में होती है, एक ही चरण में, कोई पद नहीं है, दो पद में होगी, चार पद में होगी, एक ही चरण में होगी। कैसे होगी वो आप देखिए, RX ये आक्रमणकारी अभिकर्मक। अब ये जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है इसका टारगेट R के ऊपर प्लस है, तो ये नाभिक है, धनावेशित है, यहां जुड़ना है, ये यहां जुड़ना चाहेगा, तो ये इधर चलेगा जुड़ने के लिए। इसके मार्ग में कौन आ गया, हैलाइड, वो भी ऋणावेशित है, तो ये हैलाइड इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। जैसे आप देखिए कार्बन और Cl, ये माइनस और ये प्लस, और ये साथ जुड़ने के लिए आ रहा है। तो यदि यह आक्रमणकारी नाभिक स्नेही इस मार्ग से आएगा इस कार्बन के पास जुड़ने के लिए, तो इसी मार्ग पर कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन है, हैलाइड आयन है, और वो आयन नए आने वाले आक्रमणकारी अभिकर्मक को प्रतिस्थापित करेगा। अब साहब तो इधर से तो ये आ नहीं सकता इस कार्बन से जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ प्रतिकर्षण है। इधर से आएगा तो भी ये प्रतिकर्षित करेगा, इधर से आएगा तो भी प्रतिकर्षित करेगा। एक मार्ग ऐसा है, एक स्थिति ऐसी है जहां से यदि ये आक्रमणकारी अभिकर्मक इस कार्बन के पास आता है जुड़ने के लिए, तो प्रतिकर्षण सबसे कम होगा और वह मार्ग होगा पीछे से, यानी पहले से जुड़ा जो नाभिक स्नेही है उसके ठीक 180
180 डिग्री कोण पर यानी जस्ट पीछे से ये नया आक्रमणकारी अभिकर्मक इस धनावेशित कार्बन की ओर आएगा ताकि प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। तो आप देखिए इधर तो है R, ये पहले से जुड़ा X पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जो नया आक्रमणकारी अभिकर्मक है ये मैंने आपको बताया कि कितने डिग्री पे 180 डिग्री पे यानी जस्ट पीछे से जुड़ेगा। ये जो नई अवस्था प्राप्त हुई है इसे संक्रमण अवस्था कहते हैं। संक्रमण अवस्था, इसमें देखिए धनावेशित कार्बन पर पहले से जुड़ा नाभिक स्नेही भी उपस्थित है और नया आक्रमणकारी नाभिक स्नेही भी उपस्थित है। अब क्या होगा, ये जो पुराना नाभिक स्नेही यानी हैलाइड आयन है ये बंध धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और यह बंध मजबूत होता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कार्बन और हैलोजन के बीच बंध इतना कमजोर हो जाएगा कि यह टूट जाएगा। तो आप देखिए आगे क्या स्थिति होगी। ये तो R, ये तो बन गया उत्पाद और X माइनस किसके रूप में बाहर निकल गया, अवशिष्ट के रूप में। तो आप देखिए यह अभिक्रिया एक ही चरण में संपन्न होती है। इसमें नया आक्रमणकारी अभिकर्मक हैलाइड आयन जो है उसके ठीक 180 डिग्री पर यानी जस्ट पीछे विपरीत दिशा से धनावेशित कार्बन पर यानी नाभिक की ओर अटैक करेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब धनावेशित कार्बन से नया आक्रमणकारी अभिकर्मक और पुराना जो नाभिक स्नेही हैलाइड आयन है वो जुड़ा रहेगा। इस अवस्था को संक्रमण अवस्था कहते हैं। धीरे धीरे कार्बन और हैलोजन के मध्य बंध कमजोर होता जाएगा, बंध टूट जाएगा, अवशिष्ट समूह हैलाइड आयन बाहर निकल जाएगा और उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। अब आप देखिए यहां समझने की बात दो तीन क्या है। ये जो अभिक्रिया है, ये जो क्रियाविधि है, क्रियाविधि अभिक्रिया की है, ये क्रियाविधि है कि कैसे कैसे संपन्न हुई है। ये जो क्रियाविधि है इसमें आप देखिए प्रारंभ में कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, दो। कौन कौन, एक तो एल्किल हैलाइड और एक नाभिक स्नेही। अर्थात अभिक्रिया का जो वेग है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे भी निर्भर करेगा और आक्रमणकारी अभिकर्मक की सांद्रता पे भी निर्भर करेगा। तो बताइए यहाँ अभिक्रिया का वेग दो अभिकारक अणुओं की सांद्रता पे निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है। अर्थात इस अभिक्रिया की कोटि 2 है, इसलिए नाम रख दिया हमने द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दो अणु भाग ले रहे हैं तो नाम है इसका द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली बात। दूसरी बात, SN1 जब पढ़ाई थी उसमें जो प्रथम पद था उसमें कार्बोधनायन बना था। उस कार्बोधनायन को बोलते हैं मध्यवर्ती। क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती, क्योंकि उत्पाद थोड़ी था वो, उत्पाद तो दूसरे पद में बनेगा। तो पहले पद में जो कार्बोधनायन बना था उसे बोलते हैं मध्यवर्ती। यहाँ जो ये बना है इसे बोलेंगे संक्रमण अवस्था। तो मध्यवर्ती का निर्माण
SN1 में होता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? संकरण अवस्था। तीसरी बात आप देखिए, जो SN1 पढ़ी थी आपने, उसमें पहले कार्ब धनायन बना था, तो इसका कार्ब धनायन मान लो ये बन गया, ये बन गया कार्ब धनायन। और अब कार्ब धनायन से आक्रमणकारी समूह जुड़ा था, तो वो आक्रमणकारी समूह उस दिशा से भी जुड़ सकता है जिधर से पहले हैलोजन जुड़ी हुई थी। ये देखो, और उधर से भी जुड़ सकता है, यानी हैलोजन के विपरीत ओर से भी। इस मिश्रण को आपने नाम दिया था रेशमिक मिश्रण। ये घटना तो SN1 की थी, परंतु SN2 में आप देखिए जो उत्पाद बनेगा, उस उत्पाद में जो नया नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, वो पहले से जुड़ी हैलाइड आयन के ठीक विपरीत दिशा से जुड़ेगा। विपरीत दिशा, यानी आप देखिए इस पंजे को देखिए, ये कार्बनिक सिरा है और ये जो अंगूठा है ये Br है, पहले से जुड़ा X। और अब जो उत्पाद बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा। अब देखो ये नाभिक स्नेही इधर आ गया, पहले तो इधर था, अब आ गया इधर, तो ये प्रतीपन हो गया, पलट गया। इसे कहते हैं वाल्डन प्रतीपन। यानी जो उत्पाद प्राप्त होगा उस उत्पाद का विन्यास अभिकारक यानी एल्किल हैलाइड के विन्यास के जस्ट विपरीत होगा, इसे कहेंगे वाल्डन प्रतीपन। तो ये बातें आपको यहाँ याद रखनी है। एक पॉइंट और है इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए आप देखिए एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। इसका नाम प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, इसका नाम द्वितीयक एल्किल हैलाइड है, और इसका नाम है तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब आप देखिए, अभी समझाया कि सबसे पहले जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही जो अभिकर्मक है, वो पहले से जुड़े हैलोजन के ठीक विपरीत दिशा की ओर से, ठीक विपरीत दिशा की ओर से धनावेशित कार्बन पर आक्रमण करेगा। तो साहब ये धनावेशित कार्बन है, अब इस पर ये आक्रमणकारी नाभिक स्नेही अभिकर्मक Br- के ठीक विपरीत ओर से आक्रमण करेगा। तो मैं आपको समझाता हूं, ये तृतीयक एल्किल हैलाइड आप देखिए, इसमें ये जो धनावेशित कार्बन है इससे CH3 समूह जुड़ा हुआ है, ये दूसरा CH3 समूह जुड़ा हुआ है, और ये तीसरा CH3 समूह जुड़ा हुआ है। अर्थात इस धनावेशित कार्बन के तीनों तरफ, एक तरफ तो Br है और इसके चारों ओर, तीनों ओर बड़े बड़े एल्किल समूह जुड़े हुए हैं।
और वो एल्किल समूह इस नाभिक स्नेही को धनावेश कार्बन की ओर आने में बाधा डालते हैं। जबकि द्वितीयक एल्किल हैलाइड में देखिए, एक बड़ा एल्किल समूह, ये दूसरा एल्किल समूह, ये भी नाभिक स्नेही को धनावेशित कार्बन के पास आने में बाधा डालेंगे, परंतु यहाँ एल्किल समूहों की संख्या तृतीयक एल्किल हैलाइड की तुलना कम है, तो यहाँ त्रिविम बाधा कम होगी। जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, इसमें केवल जो धनावेशित कार्बन है उससे एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ नाभिक स्नेही आक्रमणकारी अभिकर्मक को इस धनावेशित कार्बन की ओर आने में कम त्रिविम बाधा का सामना करना पड़ेगा। तो आप बताइए, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड में से वो कौन सा एल्किल हैलाइड है जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही को आने में सबसे ज्यादा बाधा प्रकट करेगा? तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड में तीन एल्किल समूह उपस्थित हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड में 2 एल्किल समूह उपस्थित हैं। ये एल्किल समूह नए आक्रमणकारी अभिकर्मक को धनावेशित कार्बन की ओर आने में बाधा डालते हैं। इस बाधा को त्रिविम बाधा कहते हैं। तो सर्वाधिक त्रिविम बाधा तृतीयक एल्किल हैलाइड में होती है, उससे कम त्रिविम बाधा द्वितीयक एल्किल हैलाइड में होती है, और सबसे कम त्रिविम बाधा प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होती है। अर्थात नया नाभिक स्नेही आक्रमणकारी अभिकर्मक आसानी से प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर जुड़ेगा, यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी अभिक्रियाओं के प्रति? द्विआण्विक नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति सबसे ज्यादा क्रियाशील प्राथमिक एल्किल हैलाइड होगा, उससे कम द्वितीयक एल्किल हैलाइड और सबसे कम तृतीयक एल्किल हैलाइड, क्योंकि यहाँ त्रिविम बाधा सर्वाधिक है, जबकि यहाँ त्रिविम बाधा सबसे कम है। तो ये टॉपिक थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि 2 प्रकार की होती है, एक अणु और द्विअणु।